नमस्कार दोस्तों, मैं क्षितिज कुशवाहा आप लोगों के लिए एक यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वीडियो बाय क्षितिज कुशवाहा लेकर आया हूं, जिसमें आपको आपके सब्जेक्ट के चैप्टर के वीडियोस के अलावा एग्जाम प्रिपरेशन और गवर्नमेंट से मिलने वाली हर स्कॉलरशिप की जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी। इसलिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। इसी के साथ दोस्तों, हमने एक फेसबुक पेज एजुकेशनल वीडियो बाय क्षितिज कुशवाहा बना रखा है, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक के द्वारा आप उसे लाइक भी कर दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो हैं इनकी जानकारी आपको फेसबुक के माध्यम से भी मिलती रहेगी। दोस्तों, आज जो हम ये वीडियो लेकर आए हैं, ये खास तौर पर लागत लेखांकन या कहें परिव्यय लेखांकन या फिर इसे इंग्लिश में हम कॉस्ट अकाउंटिंग भी कहते हैं, उसको लेकर है। इसका एक चैप्टर होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, या हिंदी में कहें तो प्रमाप लागत। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं, कौन कौन से इसके अलग अलग भाग हैं, उन सब की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में दोस्तों आपको पता होगा कि बहुत सारे फार्मूले होते हैं और फिर इन फार्मूलों को हमें याद करना पड़ता है। एग्ज़ाम का जब प्रेशर, एग्ज़ाम हॉल में हम बैठे रहते हैं और एग्ज़ाम का जब प्रेशर होता है, तो हम वहाँ पर होता है कि हम भूल जाते हैं, फार्मूले में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सी चीज़ ऊपर आएगी, कौन सी नीचे आएगी, कहाँ पर एक्चुअल है, कहाँ पर स्टैंडर्ड है, कहाँ पर क्वांटिटी लगाना है, कहाँ प्राइस है, कहाँ रेट है, कहाँ आवर है। ये सब हमें वहाँ बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो मैं आज आपको फार्मूलों को याद करने की ऐसी ट्रिक या कहें कि ऐसी टिप्स देने वाला हूं कि आपको फार्मूला बिल्कुल भी कंफ्यूजन खड़ा नहीं करेगा, आपको फार्मूला याद करने की भी ज़रूरत नहीं लगेगी। इसके लिए आपको मेरा ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और दुनिया का सबसे आसान तरीका, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को सॉल्व करने का दुनिया का सबसे आसान तरीका आपको अभी थोड़ी देर में मैं सिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें और आपको पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि यह जो टिप्स और ट्रिक हैं वो आपके दोस्तों तक भी पहुँच सके। तो चलो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। एजुकेशनल वीडियो बाय क्षितिज कुशवाहा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या प्रमाप लागत में। प्रमाप लागत विधि या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं कि यदि कोई वस्तु हम मान लो भविष्य में बनाने वाले हैं, तो उसके बारे में आज एक अनुमान लगा लेते हैं उसकी लागत के बारे में, या फिर उसकी लागत को लेकर हम एक प्रमाप स्टैंडर्ड डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो वस्तु हम बनाने वाले हैं वो लगभग 100 रुपये के आसपास हमें पड़ने वाली है। ये हमने अभी क्या लगा लिया, अनुमान। अब जब एक्चुअल में उस वस्तु का प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि जैसा हमने सोचा वैसा ही हो। जैसा हम सोचते हैं अधिकतर वैसा नहीं होता है। तो वहाँ पर क्या होगा कि हम देखेंगे कि भाई उसकी लागत एक्चुअल में कितनी आई है और हमने उसका स्टैंडर्ड कितना डिसाइड किया था। तो जैसे हम एग्जांपल की बात करें कि हमने सोचा था कि हमारा जो उत्पाद बनेगा ये 100 रुपये का बनेगा, पर एक्चुअल में आज उसके जब हमने प्रोडक्शन किया तो वास्तव में उसकी लागत कितनी आ गई, 120 रुपये आ गई है। तो अब हम पता करेंगे कि भाई ये 20 रुपये ज़्यादा किस कारणों से लगा है। मतलब जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया और जो एक्चुअल जो कॉस्ट आया है, दोनों के बीच जो अंतर आया है, ये किन कारणों से है। इसी विधि को हम क्या कहते हैं, प्रमाप लागत लेखांकन विधि कहते हैं। ये देखा जाए तो सारे जो भी अपने लागत के तत्व होते हैं सबको लेकर आती है, चाहे सामग्री लागत हो, श्रम हो, परिवर्तनशील लागत हो या स्थायी लागत हो। पर खास तौर पर दो ही मामले हमारे सिलेबस में दे रखे होते हैं, एक सामग्री लागत विचरण और श्रम लागत विचरण। सामग्री जो हमने सोचा कि भाई हमें जो मटेरियल है ये एक प्रोडक्ट को बनाने में 80 रुपये का लगेगा, तो और एक्चुअल में जब हम उसे बनाते हैं तो वहाँ 100 रुपये लग जाता है। तो ये जो बीच का जो अंतर है 20 रुपये, ये सामग्री की लागत का जो अंतर है, मतलब हम उसे क्या कहेंगे, सामग्री लागत विचरण कहेंगे। इसी तरह से श्रम में भी इसी तरीके से हम उसका विचरण का पता लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि सामग्री लागत विचरण में कैसे होता है। सामग्री लागत विचरण की हम बात करें तो इसे इंग्लिश में कहेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दो कारणों से होता है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दो कारणों से होता है, एक प्राइस वेरिएंस और एक यूजेज वेरिएंस। मतलब जो लागत, सामग्री की लागत में जो विचरण आया है, जो अंतर आया है, ये दो कारणों के कारण होगा। या तो मटेरियल की लागत के मूल्य में कोई अंतर आया है या फिर उसके उत्पादन में कोई अंतर आया है। मूल्य में अंतर कैसे, जैसे मान लो कि हमने जब अनुमान लगाया तब रॉ मटेरियल की कीमत 10 रुपये थी, पर जब हम एक्चुअल में जब प्रोडक्शन करने लगे तो उसकी लागत बढ़कर 12 रुपये हो गई। तो ये 2 रुपये अंतर आया, तो इसे हम क्या कहेंगे, सामग्री मूल्य विचलन कहेंगे। और उत्पादन विचलन में कैसे आ जाएगा कि जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं और हमने सोचा कि भाई 1 यूनिट हमारा जो फाइनल गुड्स बनेगा, जो फिनिश गुड्स बनेगा, उसकी 1 यूनिट बनाने में 10 यूनिट हमें रॉ मटेरियल की लगेगी। ये हमने अनुमान लगाया, पर एक्चुअल में जब हमने प्रोडक्शन किया तो वहाँ हमने पाया कि जब हम 1 यूनिट फिनिश गुड्स की बना रहे हैं तो हमें 15 यूनिट रॉ मटेरियल की लग रही। तो वो किससे रिलेटेड हो गया, मटेरियल यूजेज वेरिएंस से रिलेटेड हो गया। अब मटेरियल यूजेज वेरिएंस दो भागों में फिर बटा होता है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल इल्ड वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस वहाँ पर आता है जब फाइनल गुड्स से फिनिश गुड्स बनाने के लिए हमें 2 या 2 से ज़्यादा
रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लो हम जेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जेड प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल ए बी सी की ज़रूरत लग रही है, तो वहाँ पर मटेरियल मिक्स वेरिएंस की भी कंडीशन बन सकती है। जैसे हमने कहा कि भाई हमने अनुमान लगाया कि हमें जेड प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए ए की 10 यूनिट, बी की 20 यूनिट और सी की 30 यूनिट लगेगी। मतलब ए की 10 यूनिट्स लग रही है, बी की 20 और सी की 30 यूनिट लग रही है। पर जब हम एक्चुअल में प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ हमने पाया कि ए की 20 यूनिट लग गई, बी की 10 यूनिट लगी और सी की 30 यूनिट लग गई। तो वहाँ पर क्या होगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस में कहीं ना कहीं अंतर आ जाएगा। ऐसे ऐसे ही मटेरियल इल्ड वेरिएंस मतलब सामग्री की उत्पादन विचलन की बात यहाँ पर हम करते हैं। जैसे हमने अनुमान लगाया कि हम 10 यूनिट डालेंगे तो कितना हमारा प्रोडक्शन होगा, 1 यूनिट का प्रोडक्शन होगा। तो पर जब हम एक्चुअल में प्रोडक्शन किया तो हमने पाया कि एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए हमें कितनी यूनिट लग रही है, 15 यूनिट लग रही है। तो ये किसका हो गया, मटेरियल इल्ड वेरिएंस का मैटर यहाँ पर आ जाता है। चलो दोस्तों, अब हम आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि इसके फार्मूले क्या क्या हैं। क्योंकि बेसिक जो हमारा वीडियो है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये फार्मूले आपको, ये जितने जो 5 पॉइंट हैं, इनके फार्मूले आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको मैं अभी समझा दूंगा, एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि फार्मूला आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले एस लिखना है, फिर आपको ए लिखना है और फिर ए लिखना है। पहले आपको क्या लिखना है, एस, ए और फिर ए। फिर उसके बाद आपको लिखना है एस, फिर एस और ए। बस इतना सा आप ध्यान रख लीजिए। यदि इतना काम आपने कर लिया तो आपका ये जितने भी हमने यहाँ पर ये जो 5 फार्मूले देखे हैं आपके क्लियर हो गए। पहले आपको लिखना है एस, फिर ए, फिर ए, फिर लिखना है एस, एस, ए। अब जो स्टार्टिंग की जो डाटा है, जैसे एस, ए और ए है, इसके आगे हमें क्या लिख देना, क्यू। और जो बाद का हमारा है, इसके आगे हमें लिख देना है पी। अब मैं बताता हूँ ये हमने क्या लिखा है। ये लिखा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, ए फॉर एक्चुअल, एक्चुअल क्वांटिटी, एस फॉर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड प्राइस, ए फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। इतना आपने लिख लिया, मतलब आपने ये 5 के 5 हमारे जो फॉर्मूले हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम बात करें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की, तो इसमें हमें क्या करना है, पहला वाला और लास्ट वाला इन दोनों को लेकर चलना है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए हमें जो पहला वाला है इसे लेकर चलना है। इसमें हमें क्या करना है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू एस क्यू, मतलब ये जो पहला वाला है एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। मतलब आप ध्यान रखेंगे हमने क्या लिखा है, पहला वाला और तीसरा वाला। पहले वाले में से जब हम तीसरा वाला घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये वाला डाटा हम यहाँ पर निकाल लेंगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो गया, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। इसके बाद हमें निकालना मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस के लिए आपको क्या करना है, पहले में से दूसरे को घटाना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये हमारा मटेरियल यूजेज का फार्मूला हो गया। आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं लगी। पहले और तीसरे से मिला के हमने क्या बनाया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। पहले और दूसरे को मिलाकर हमने क्या बना लिया, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मैं पहले शुरू से कहता आ रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, अंतर का पता लगाना है। अंतर का पता लगाना है मतलब यहाँ पर क्या होगा, माइनस आएगा। जितने भी जगह साइन आएगा सब किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, दूसरे में से तीसरे को घटाने पर, मतलब ए क्यू इंटू एस पी में से जब हम ए क्यू इंटू ए पी घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ तक आपने समझा, बहुत ही आसान तरीका है। अभी हमने 3 फार्मूले याद कर लिए। केवल हमें कितना याद रखना है, पहले एस लिखना है, फिर ए लिखना है, फिर ए लिखना है, फिर दूसरे वाले में एस लिखना है, एस लिखना है और ए लिखना है, और फिर जो भी आया है उसके आगे क्यू पी लिख देना है। फिर हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस के फार्मूले देख लिए हैं यहाँ पर। अब हम आते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस के ऊपर। उसके लिए आपको बीच में एक लाइन खींचनी है और उसके आगे लिखना है आर एस क्यू इंटू एस पी। आर एस क्यू क्या होता है हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। हमने क्या किया, ये जो हमारा पहला वाला पॉइंट है इसके आगे क्या लिख दिया, केवल आर एस क्यू इंटू एस पी। अब यहाँ पर देखिए हम मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस को निकालते हैं। मटेरियल यील्ड वेरिएंस के लिए हमें क्या करना है, जो एस क्यू इंटू एस पी है उसमें से हमें आर एस क्यू इंटू एस पी घटा देना है। तो ये क्या आ जाएगा, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। और जब हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस की बात करें तो हमें जो ये आर एस क्यू इंटू एस पी, इसमें से हमें घटा देना ए क्यू इंटू एस पी। तो इससे क्या निकल जाएगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो देखा दोस्तों कितना आसान तरीका है। हमने कल 2 बातें याद रखी, पहले ए लिखना है, फिर एस पी लिखना है। और इस तरीके से हमने कुछ डायग्राम के माध्यम से इन 5 फार्मूलों को रटने की बजाय आसानी से
ट्रिक के थ्रू याद कर लिया गया है। क्लियर? तो आपको देखिए याद हो गया होगा कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। हमें मटेरियल यूजेज वेरिएंस के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। उसी तरीके से मटेरियल प्राइस वेरिएंस में हम क्या करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। ऐसे ही मटेरियल में यील्ड वेरिएंस भी आ जाएगा और मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी आ जाएगा। तो ये हमें पांचों फार्मूले बहुत ही आसानी से याद हो चुके हैं। चलो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसकी अभी हमने बात की, RSQ क्या होता है। इसका फार्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। हम समझते हैं ये कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया था मटेरियल मिक्स वेरिएंस की कंडीशन में या मटेरियल यील्ड वेरिएंस की कंडीशन में कि हम वहाँ पर जब फाइनल गुड्स बनाते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं दो या दो से ज़्यादा रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं। तो जैसे जो अभी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं इसमें दो रॉ मटेरियल लगते हैं, ए और बी। हमने जब इसे बनाने का सोचा था तो हमने ये सोचा था कि भाई जेड जो हमारा प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट है उसको बनाने में 30 यूनिट किसकी लगेगी, ए की लगेगी और बी की 20 यूनिट लगेगी। ऐसी टोटल हमें कितनी यूनिट लगेगी, 50 यूनिट लगेगी। पर जब हमने इसे एक्चुअल बनाया तो वहाँ पर हमने एक्चुअल पूरी 50 यूनिट नहीं बनाई, हमने कितनी यूनिट बना ली, केवल 45 यूनिटें हमने वहाँ पर एक यूनिट बनाने में हमें कितनी यूनिटें लग गई, 45 यूनिट लग गई। अब 45 यूनिट लगी है तो उसके लिए ए के लिए हमें 28 यूनिट लग गई और बी की कितनी यूनिट लग गई, 17 यूनिट लग गई। अब मान लो हम यदि 50 यूनिट को 45 यूनिट से कंपेयर करेंगे तो हमारा कंपैरिजन गलत हो जाएगा। तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा कि रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना पड़ेगी। ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है किसके अनुसार निकालना पड़ेगी, एक्चुअल क्वांटिटी के अनुसार निकालना पड़ेगी। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि 50 में ए का पोर्शन कितना है, 30 और 50 में बी का पोर्शन कितना है, 20। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ये देखना पड़ेगा कि 45 में ए का कितना होना चाहिए और बी का कितना होना चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये सिंस और दैट चूंकि विधि के ऊपर निर्भर करता है। जैसे हम कहें कि 50 में यदि 30 यूनिट लगती है तो 45 में कितनी, ये उसी तरीके का फॉर्मूला होता है। क्या कहा मैंने, 50 में यदि 30 यूनिट लगती हैं तो 45 यूनिट में हमें कितनी यूनिट लगना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी है, लगी है हमें 45, तो हमने 45 ले लिया, इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी हुई ए की 30, तो 30 ले लिया और टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी हो गई 50, वहाँ पर हमने कितना ले लिया 50। तो ऐसे ये कितना आ गया कैलकुलेशन 27। वैसे ही दूसरा यदि बी की बात करें तो या तो 45 में से 27 घटा दें या फिर फार्मूला वापस से लगा दें 25 इंटू 20 डिवाइड बाय 50। तो इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, हमारा 18 आ जाएगा। तो इसे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद यदि मैंने जैसे बताया कि श्रम लागत विचरण भी इसमें आता है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे सिलेबस का। तो उसको अपन देखते हैं कैसे किया जाए। ये भी दो कारणों से होता है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस भी, लेबर रेट वेरिएंस या लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। जो श्रमिक की जो लागत है या कहें कि उसका जो रेट डिसाइड किया गया उसमें अंतर होगा। जैसे हमने बात की थी भाई श्रमिक 100 रुपये पर घंटे पर आ जाएगा, तो जब हमने एक्चुअल प्रोडक्शन किया तो पता चला कि श्रमिक वहाँ पर लेबर हमसे 150 मांग रहा है। तो ये किससे हो गया, रेट के कारण वेरिएंस हो गया। और एफिशिएंसी वेरिएंस मतलब उसकी उत्पादकता की बात करें, लेबर की क्षमता की बात करें, तो हमने सोचा था कि वो 1 घंटे में 10 यूनिट बनाएगा, पर एक्चुअल में वो 1 घंटे में से 8 यूनिट ही बना पा रहा है। तो ये क्या हो गया, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस की भी वही कंडीशन है कि फाइनल प्रोडक्ट बनाने में हमें 2 या 2 से ज़्यादा लेबर की आवश्यकता लगती है। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, लेबर मिक्स वेरिएंस आ जाएगा। और यील्ड वेरिएंस भी उसी तरीके से यहाँ पर हम करेंगे। अब इसके फॉर्मूले भी याद करना है तो आप इसकी टेंशन छोड़ दीजिए, इसके फॉर्मूले याद करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी 5 फार्मूले याद कर दिए और वही फार्मूले यहाँ पर एज इट इज़ पुट हो जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, बस हमें इतना करना है कि जहाँ पर हमने क्यू लिखा था यहाँ हमें क्या लिख देना, एच। वहाँ पर क्यू का मीनिंग होता था क्वांटिटी, यहाँ पर एच का मीनिंग होता है आवर। वहाँ पर हमने लिखा था पी फॉर प्राइस, यहाँ पर हमें लिख देना है आर फॉर रेट। बाकी एज इट इज़ है, हमने यहाँ पर एच और आर में इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालनी है तो आपको पहले में से तीसरा घटाना है। लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस निकालनी है तो पहले में से दूसरा घटाना है। लेबर रेट वेरिएंस आपको निकालनी है तो दूसरे में से तीसरा घटाना पड़ेगा। और लेबर यील्ड वेरिएंस के लिए भी हमें उसी तरीके से पुट करना पड़ेगा जैसे हमने लेबर कॉस्ट वेरिएंस में देखा था।
तो दोस्तों, आपने हमारा ये वीडियो देखा, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। मैंने जैसा बताया था कि हमारे फेसबुक पर एक पेज है एजुकेशनल वीडियो बाय क्षितिज कुशवाहा, तो आप वहाँ जाएं, उस पेज को लाइक करें ताकि यूट्यूब चैनल से जुड़ी हुई जानकारी आपको फेसबुक के माध्यम से भी मिल जाए। और साथ ही साथ हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है आप इसे सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियो को भी देखते रहें। हमारे आने वाले वीडियो इसी चैप्टर को लेकर होंगे, इसके क्वेश्चंस होंगे आगे के, और साथ ही साथ कॉस्टिंग में और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, कॉस्ट शीट है, जॉब कॉस्टिंग है, प्राइस डिसीजन वाले जितने भी चैप्टर हैं उन सब के भी वीडियो आपको भविष्य में देखने को मिल जाएंगे। पर उसके लिए आपको 2 काम करना होंगे, पहला हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा और दूसरा हमारा फेसबुक पेज को लाइक करना होगा। हमारा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।